नमस्ते, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। आज अपना बायोलॉजी का टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम क्या है? प्रजनन तंत्र या जनन, प्रजनन या जनन कुछ भी बोल दो। अच्छा टॉपिक है। जितने भी तंत्र हैं सभी तंत्रों में ये अपना अंतिम तंत्र है जनन तंत्र। तंत्र नाम क्यों लगता है? क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत सारे अपने ऑर्गन्स जो अंग हैं वो काम आते हैं। एक समूह बनता है और उस समूह से पूरा जो प्रोसेस होती है, इसलिए इसको तंत्र नाम दिया गया है। ठीक है ना। अब देखो इस टॉपिक के अंदर मैं बात करता हूं कि मानव जनन तंत्र, जनन बोल दो या प्रजनन बोल दो, जनन प्रजनन की आवश्यकता क्यों हुई? बोलो, जनन की आवश्यकता क्यों हुई है? जनन की आवश्यकता क्यों हुई? आप समझो, अगर जनन न हो तो हाँ, अगर एक मनुष्य की अपन ऐसे माने ज्यादा से ज्यादा कि 100 वर्ष आयु होती है एक मनुष्य की, 100 वर्ष आयु मान ले, 100 होती नहीं है, अगर मान ले 100 वर्ष है, अगर जनन नहीं हो तो आज जो बच्चा जन्मा है ना, आज जो बच्चा जन्मा है 100 वर्ष बाद इस धरती से मानव क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि नया बच्चा पैदा ही नहीं होगा, जनन नहीं होगा तो नई संतान नहीं होगी और वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो 100 वर्षों के बाद इस धरती से मानव क्या हो जाएंगे? तो इसी प्रकार हर जीव में, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे किसी प्रकार का जीव हो, या जीव के अंदर अपन मनुष्य हो, तो जनन क्यों आवश्यक है? आगे से आगे वंशवृद्धि के लिए। अगर वंशवृद्धि नहीं होती तो आज अपन नहीं होते, अपन नहीं होते तो ये पढ़ना नहीं पड़ता। तो जनन क्यों आवश्यक है? इस पृथ्वी के ऊपर एक संतान, एक जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है और अपने समान संतान उत्पन्न करके आगे से आगे क्या करता है? वो वंशवृद्धि करता है। समान संतान मनुष्य के मनुष्य ही पैदा होगा, भैंस के जैसी ही संतान पैदा होगी। कभी देखा है क्या भैंस के ऊंट पैदा हो जाए? हमेशा ध्यान रखना, अपने समान ही संतान पैदा होती है और ये जनन की प्रोसेस है, ये चलती रहती है। तो जनन क्यों आवश्यक है? इस धरती के ऊपर सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व बना रहे, इसीलिए ये जनन आवश्यक है। जनन दो प्रकार का होता है, एक बाह्य जनन होता है, एक आंतरिक जनन होता है, जिसको लैंगिक और अलिंगिक नाम से जाना जाता है। लैंगिक जनन और अलिंगिक जनन, इन सबको अपन पढ़ने वाले हैं। जनन जीवों में भी होता है, जनन पेड़ पौधों में भी होता है, जनन मानव में भी होता है, लेकिन अपने को और का नहीं पढ़ना, अपने को विशेष तौर से किसका पढ़ना है? मानव जनन तंत्र पढ़ना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जनन के प्रकार की बात करते हैं। तो बोलो, जनन कितने प्रकार का होता है? जनन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लैंगिक जनन, जिसे कहा जाता है सेक्सुअल, दूसरा होता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल। लैंगिक जनन, इसका मतलब इसके अंदर क्या यूज होंगे? कोई जनक होगा और उस जनक के अंदर दो होंगे, एक तो नर होगी और दूसरा मादा होगा। लैंगिक जनन के अंदर जो भी जनक होंगे उसके अंदर दो, एक तो नर और एक मादा। उसी प्रकार अलैंगिक जनन की बात करें तो इसके अंदर जनक होंगे वो केवल एक ही होगा, या नर हो या मादा हो, एक की आवश्यकता होती है, दूसरी की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, नर हो सकता है, मादा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अलैंगिक जनन है। इनके लिंग से कोई मतलब ही नहीं होता। अरे नर और मादा तो इनके लिंग होते हैं अलग अलग, तब अपन ने नर और मादा अलग अलग विभाजित किया है। ये अलैंगिक है, इसके अंदर लिंग नहीं होता है। अरे रुक जा, जनक दो नर और मादा होते हैं। देखो युग्मक निर्माण, इसके अंदर युग्मक निर्माण होगा, शुक्राणु व अंडाणु बनते हैं क्या? बनते हैं। देखो नर के अंदर शुक्राणु और मादा के अंदर
अंडाणु बनते हैं और दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? युग्मकों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अलैंगिक जनन है, युग्मक निर्माण नहीं होता, क्योंकि दो होते ही नहीं है। दो नहीं होते हैं तो अंडाणु और शुक्राणु नहीं होंगे तो यहाँ युग्मक का निर्माण नहीं होगा। निषेचन की घटना होती है, क्या होता है? जब एक शुक्राणु और एक अंडाणु मिलते हैं और इस मिलने की घटना को क्या कहते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बताओ इधर निषेचन होगा क्या? अगर ये ऊपर वाली प्रोसेस ही नहीं है तो नीचे वाली कहां से होगी फिर? तो निषेचन है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि अंडाणु शुक्राणु नहीं है। यहाँ पे कोशिका विभाजन है, होगा क्या? अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों होगा। अर्धसूत्री समसूत्री कोशिका टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, उसके अंदर समझ में आएगा अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है और समसूत्री विभाजन क्या होता है। कोशिका विभाजन होता है, इधर देखो कोशिका विभाजन केवल समसूत्री, केवल अपने समान समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों होते हैं। परिणाम में देखो लैंगिक जनन में संतान माता पिता से भिन्न और नए लक्षण पैदा होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। माता पिता से नए लक्षण और नई संतान पैदा होती है। इधर परिणाम में देखो संतान हूबहू बिल्कुल समान, क्लोन का मतलब है हूबहू, डिट्टो, इस प्रकार की संतान पैदा होती है। यहाँ पर समझ में आया क्या लैंगिक और अलैंगिक? दोनों में कोई खास अंतर नहीं है लेकिन बहुत सारा अंतर है। हाँ, बहुत सारा अंतर है। देखो अब देखो अलैंगिक जनन और कायिक जनन क्या होता है इसके बारे में बताता हूं। एक तो अलैंगिक जनन, अपन लैंगिक जनन तो अलग पढ़ेंगे, विशेष तौर से मानव वाला पढ़ेंगे। एक होता है अलैंगिक जनन जो अभी इधर अपन पढ़े हैं ना जो भी, और एक होता है कायिक जनन। कायिक जनन होता है पेड़ पौधों में। किन में होता है? पेड़ पौधों में कायिक जनन होता है। एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किन में होता है? ये अलग अलग अलैंगिक जनन बहुत सारे प्रकारों से होता है। अलैंगिक जनन में सबसे पहले एक होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन। ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है विखंडन। विखंडन किस में होता है? अमीबा और पैरामीशियम में। कुछ नहीं होता, ये इस प्रकार की एक अमीबा होती है। ये अमीबा अपने भीतर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा क्या करती है? पिचकाती है, और पिचका के एक अलग और एक दूसरी अलग, दो अमीबा बन गई। किसी दूसरे की आवश्यकता हुई क्या इसको? नहीं हुई। विखंडन कहने का मतलब खंडन, इसका खंडन हुआ है, टूटी है, ये टुकड़े हुए हैं, और जितने टुकड़े उतने नए अमीबा। तो बताओ अलैंगिक जनन का एक प्रकार क्या है? विखंडन। और विखंडन के द्वारा जनन किस में होता है? अमीबा और पैरामीशियम में। एक होता है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन होता है अपने ही जैसा कहीं एक उबार निकलेगा। जैसे ये पेन है, ये तो निर्जीव है, समझ लो ये एक मुकुलन है। यहां अपने जैसा छोटा सा एक उबार निकलेगा, और उबार निकल के सेम इस पेन के जैसा ही बन जाएगा, और बन के वहां से अलग हो जाएगा, नया पेन बन जाएगा। तो मुकुलन अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। मुकुलन होता किसमें? हाइड्रा और स्पंज में। ये इस प्रकार के होते हैं। इसके अंदर देखो छोटा सा उबार आएगा, उबार आके देखो सेम इसके जैसा ही बन रहा है। क्या बन रहा है? ये थोड़ा सा बड़ा होके यहां से अलग हो जाएगा, और यहाँ छोटा सा हाइड्रा बन जाएगा। ये लो, ये छोटा सा हाइड्रा तैयार हो गया। तो अलैंगिक जनन में विखंडन किन में होता है? अमीबा और पैरामीशियम में। यानी खंडन होता है, खंडन हो गए, अलग अलग हो गए, उतने ही अमीबा बन गए। मुकुलन हाइड्रा और स्पंज में होता है। एक होता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन किन में होता है? सिमाल और कवक, इनमें बीजाणु जनन होता है। तो ये तो हो गए अलैंगिक जनन। कायिक जनन किन में होता है? पेड़ पौधों में होता है कायिक जनन। जैसे ये कोई पेड़ है, पेड़ के अंदर देखो तना के द्वारा भी जनन होता है, जड़ के द्वारा भी जनन होता है, और पत्तियों के द्वारा भी क्या होता है? जनन होता है। तो बहुत सारे पौधे हैं जो तने से जनन करते हैं, पत्तियों से करते हैं, और जड़ों से भी करते हैं। तो तने के द्वारा जनन कौन कौन करता है? आलू, गन्ना और प्याज, याद रखना। पत्ती के द्वारा ब्रायोफिल्म, या फिर इसे कहा जाता है पत्थर चट्टा, ये पत्ती के द्वारा जनन करता है। ये देखो ये पत्ती आगे से आगे बढ़ रही है क्या? ये पत्ती के द्वारा जनन करता है। देखो नई नई पत्तियां निकल रही हैं। जड़ के द्वारा कौन जनन करता है? शकरकंद। तो ये कायिक जनन होता है, पेड़ पौधों में होता है। इसके अलावा क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज? एक पढ़ा था क्लोन। क्लोन क्या होता है? हूबहू कॉपी करना क्लोन कहलाता है। क्लोन जो संतान अपने माता पिता के हूबहू समान हो, उसे क्या कहा जाता है? क्लोन। प्रथम क्लोन कौन थी?
भेड़, जिसका नाम क्या था? डॉली। और ये इसकी खोज किसने की थी? यान विल्मुट। यान विल्मुट के द्वारा प्रथम क्लोन विकसित किया गया था और वो थी भेड़, जिसका नाम क्या रखा गया था? डॉली रखा गया था। अब देखो अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अपने को तो ये मानव जनन तंत्र पढ़ना है। इधर देखो, मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र के अंदर एक तो क्या होगा? नर जनन तंत्र। दूसरा क्या होगा? मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के अंदर देखो मुख्य रूप से इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य जनन अंग कौन होता है इसके अंदर? वर्षण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नर जनन में मुख्य जनन अंग क्या होता है? वर्षण। वर्षण के साथ सहायक जनन अंग भी होंगे, अकेला वर्षण कुछ नहीं कर सकता। देखो कौन कौन से? जैसे शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और शिशन। ये इसके सहायक क्या है? जनन अंग है। और ये वर्षण क्या है? टेस्टिस। ये मुख्य जनन अंग है। इसी प्रकार मादा के अंदर देखें तो मुख्य जनन अंग क्या है? अंडाशय है। अंडाशय के साथ सहायक जनन अंग भी होते हैं क्या? वो कौन कौन से होते हैं? फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, बार्टोलिन ग्रंथि, योनिया, वेजाइना। हेलो, पीछे जाने का, बाहर जाने का मन कर रहा है क्या? सबसे पहले अपन बात करते हैं नर जनन तंत्र की। किसकी बात करते हैं? नर जनन तंत्र की। नर जनन में क्या होता है? देखो ये दो क्या है? वृषण। वृषण बोल दो या टेस्टिस बोल दो, एक ही बात है। वर्षण, टेस्टिस, जो क्या है? मुख्य अंग। संख्या में कितने होते हैं? दो होते हैं। ये स्क्रोटल कोश में स्थित होते हैं। स्क्रोटल कोश है, जो ये थैली होती है ना, जिस थैली में पाए जाते हैं, उस थैली को कहते हैं स्क्रोटल कोश, या फिर इसको बोल दो वृषण कोश। क्या बोल दो? वृषण कोश बोल दो। कार्य क्या होता है इनका? शुक्राणु का निर्माण करना। इनके अंदर एक हार्मोन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। इनको इंग्लिश में टेस्टिस कहा जाता है ना, तो इसका हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन और क्या कार्य करता है? जैसे आवाज का भारी होना किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। बालों की वृद्धि होना, अपने शरीर के ऊपर बाल आना, वो किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के वजह से होता है। कोशिकाएं देखो, एक होती है सर्टोली कोशिका, जो शुक्राणुओं को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। जो शुक्राणु होता है ना, उसको पोषण प्रदान यानी जिंदा रखने के लिए उसका पोषण करना पड़ेगा, और इस शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम कौन सी कोशिका करती है? सर्टोली कोशिका। और एक होती है लीडिंग कोशिका, जो क्या करती है? हार्मोन का स्राव करती है। इसके अलावा सहायक अंगों की बात करें तो एक होता है अधिवृषण। अधिवृषण शुक्राणु का ट्रेनिंग सेंटर होता है, यानी शुक्राणुओं को सक्रिय करने का काम करता है अधिवृषण। प्रोस्टेट व काउपर ग्रंथि द्रव्य का निर्माण करती हैं। देखो इस प्रकार ये ग्रंथियां, एक तो ये पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि, और एक होती है काउपर ग्रंथि। ये क्या काम करती हैं? द्रव्य का निर्माण करती है, शुक्राणु के साथ द्रव्य को मिलाने का काम करती है। एक होती है शुक्रवाहिनी। देखो ये वाहिनी है ना, शुक्रवाहिनी, ये क्या करती है? शुक्राणु को मार्ग में लाने का काम करती है, शुक्रवाहिनी। तो इस प्रकार ये शुक्रवाहिनी मिलकर शुक्राणुओं को किस में लाने का काम करती है? शुक्राणु को मार्ग में लाने का काम करती है। मुख्य अंग वृषण और सहायक अंग अधिवृषण, प्रोस्टेट व काउपर ग्रंथि और शुक्रवाहिनी। इन सभी के सहयोग से किसका निर्माण होता है? शिमन, जिसे वीर्य या शिमन बोला जाता है ना, इन सभी से मिलकर उसका निर्माण होता है। इसके आगे अपन बात करते हैं शुक्राणु की। देखो ये होता है शुक्राणु। शुक्राणु की संरचना इस प्रकार की होती है। इसके अंदर तीन होते हैं, तीन भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो इसका शीर्ष भाग होता है जिसे हेड कहा जाता है, एक ग्रीवा भाग होता है, एक क्या होती है इसकी पूंछ। इस प्रकार शीर्ष भाग होता है ना, ये एक्रोसोम और केंद्रक इसका जो होता है ना, एक्रोसोम, इसके अंदर देखो केंद्रक ये पाया जाता है, ये एक्रोसोम से बना होता है। ये रॉकेट जैसी इसकी संरचना होती है। ग्रीवा भाग माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसके अंदर क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करती है, इसे ऊर्जा गृह कहा जाता है। एक इसका पूंछ होता है जो इसको गति करने का प्रदान करता है, यानी तैरने के लिए या इसको गति देने का काम करती है इसको पूंछ। वीर्य का निर्माण किस प्रकार होता है? देखो शुक्राणु
फ्रक्टोज शर्करा प्लस प्रोस्टेट द्रव्य, ये सब मिलके क्या बनता है, वीर्य का निर्माण होता है। एक तो शुक्राणु होता है, फिर उसके अंदर कौन सी शर्करा मिलती है, फ्रक्टोज शर्करा मिलती है, जो उसको क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। एक होती है प्रोस्टेट द्रव्य, जो क्षारीय माध्यम में लेके आती है उसको, और ये सब क्या, इसका सब मिलने के बाद क्या बनता है, ये वीर्य या शिमन, शिमन का निर्माण होता है ये। और क्या इसके अंदर नीचे, एक शुक्र जनन कोशिका 4 परिपक्व शुक्राणु का क्या करती है, निर्माण करती है। एक शुक्र जनन कोशिका 4 परिपक्व शुक्राणु का निर्माण करती है। अब आगे बात करते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के अंदर जो मुख्य अंग होता है वो क्या होता है, अंडाशय, जिसे ओवेरी कहा जाता है इंग्लिश में। अंडाशय को क्या कहा जाता है, ओवेरी। ये है, ये एक अंडाशय है, और ये कौन सा अंडाशय है, दूसरा। मादा के अंदर 2 अंडाशय पाए जाते हैं, उदर गुहा में, यानी अंदर पाए जाते हैं उदर गुहा में। कार्य अंडाणु या डिंब का क्या करना, निर्माण करना। इसके सहायक अंग भी होते हैं क्या, बिल्कुल। एक होती है फेलोपियन ट्यूब, जो निषेचन की क्रिया का क्या होती है, स्थान होती है। ये अंडाणु के साथ ये पाइपलाइन देख रहे हो क्या, इस पाइपलाइन का ही नाम क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है। जब भी सबसे पहले अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है ना, वो निषेचन कौन सी ट्यूब में होता है, फेलोपियन ट्यूब में। वेरी इंपॉर्टेंट है फेलोपियन ट्यूब। निषेचन की क्रिया, निषेचन किसे कहते हैं, शुक्राणु, शुक्राणु प्लस अंडाणु का मिलन है। शुक्राणु प्लस अंडाणु का मिलन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और ये मिलन होता कहां पर है, फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब है दोनों तरफ। गर्भाशय, ये इसका गर्भाशय देखो, जिसे यूट्रस कहा जाता है। उल्टी नासपति के जैसी की इसका आकार होता है। इसका वजन 50 ग्राम होता है, ठीक है ना। जन्म से पहले और जन्म के बाद इसका वजन 100 ग्राम हो जाता है। एक होता है योनि, वेजाइना, जो बर्थ केनाल यानी बच्चे को जन्म देने का काम कौन करता है, ये वेजाइना बच्चे को जन्म देने का काम करती है। प्रमुख हार्मोन्स की बात करते हैं। देखो, एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो द्वितीयक लक्षणों का नियंत्रण, जैसे आवाज का पतला होना, ये किसका काम होता है, एस्ट्रोजन का काम होता है। जितने भी महिला के अंदर द्वितीयक लक्षण होते हैं ना, द्वितीयक लक्षणों पर नियंत्रण करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन। एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन है, प्रेगनेंसी हार्मोन। गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए तैयार करना, ये प्रेगनेंसी हार्मोन है। गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए क्या करना, तैयार करना। कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। याद रखना, इन हार्मोनों के बारे में पूछा जाता है। आगे अपन बात करते हैं मासिक चक्कर। मासिक चक्कर, मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो क्या होता है मासिक चक्कर। मासिक चक्कर के अंदर सबसे पहले याद रखना, मासिक चक्कर का जो प्रारंभ होता है ना, वो 12 से 13 वर्ष की आयु में होता है। 12 से 13 जो प्रथम मासिक चक्र आता है ना, प्रथम मासिक चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु में आता है। और इस प्रथम मासिक चक्र को क्या नाम दिया जाता है, रजोदर्शन या मिनार्क कहा जाता है इसको। प्रथम मासिक चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है, और जो प्रथम मासिक चक्र का नाम क्या होता है, रजोदर्शन या मिनार्क होता है। समापन की बात करें, समापन की घटना यानी समापन को क्या नाम दिया जाता है, रजो निवृत्ति या मीनोपोज। ये 45 से 50 वर्ष की आयु में स्थायी रूप से क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। और इस मासिक चक्र का जो अवधि है वो कितने दिन की होती है, 28 दिन की अवधि होती है। इसके अलावा मासिक चक्र में गर्भाशय का एंडोमेट्रियम भाग टूट टूट कर बाहर आता है। वास्तव में मासिक चक्र है क्या, जो ये एंडोमेट्रियम भाग होता है ना, ये टूट टूट कर क्या आता है, बाहर आता है। महिला के अंदर हर 28वें दिन इधर से एक बार इस अंडाणु से और अगले महीने इस अंडाणु से क्या होता है, जो ये निषेचन की घटना है ना, निषेचन की घटना को सक्रिय करने के लिए यहां से अंडाणु आता है फेलोपियन ट्यूब में, आकर क्या करता है, शुक्राणु के साथ निषेचन करने के लिए आता है। अगर इसको शुक्राणु नहीं मिलता है, शुक्राणु नहीं मिलता है, तो ये कौन सी एक परत बनती है, जिस परत का नाम क्या है, एंडोमेट्रियम परत। और ये एंडोमेट्रियम परत यहां बनती है। ये परत एंडोमेट्रियम परत, इसको शुक्राणु नहीं मिलने पर ये 28 दिन के सर्कल के साथ ये टूटती है और टूट टूट के बाहर आती है। इसे क्या कहा जाता है, मासिक चक्र कहा जाता है। निषेचन और जीवन की शुरुआत है।
देखो निषेचन या फर्टिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, होता कहां है? फेलोपियन ट्यूब में। ये देखो अंडाणु, ये क्या है? ये अंडाणु है और ये क्या है? ये शुक्राणु है। इन दोनों का मिलन ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और इनका मिलन होता कहां है? फेलोपियन ट्यूब में। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। शुक्राणु व अंडाणु का मिलना और मिलते कहां है? फेलोपियन ट्यूब में। जो इस प्रकार महिला के अंडाणु थे और यहां से जो नलियां आके आ रही थी ना, इन नलियों को क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। परिणाम युग्मनज बनता है क्या? जिसे इंग्लिश में कहा जाता है जाइगोट। जो सबसे पहले एक अंडाणु और एक शुक्राणु मिलता है, निषेचन होता है ना, इस निषेचन को क्या कहते हैं? सबसे पहले जो बढ़ने वाली संरचना होती है, इसका नाम होता है जाइगोट, युग्मनज का निर्माण। यह मानव जीवन की प्रथम कोशिका और नींव या इसे ईंट कहा जाता है। यह मानव निर्माण की पहली एक प्रथम कोशिका, एक कोशिका होती है। क्या होती है? एक कोशिका होती है, प्रथम कोशिका, जिसे नींव या ईंट कहते हैं। मानव निर्माण की ईंट या कोशिका कहते हैं। आंतरिक निषेचन एक होता है बाह्य निषेचन। निषेचन भी दो प्रकार का होता है। आंतरिक निषेचन में मादा शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर जैसे मानव, गाय, पक्षी, इन सब के अंदर कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन। एक होता है बाह्य निषेचन है, इसके अंदर क्या होता है? मादा शरीर के बाहर, मादा शरीर के बाहर निषेचन होता है, जैसे मेंढक, मछली और स्टारफिश। इनके अंदर तो मादा के शरीर के अंदर निषेचन होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। जबकि बाह्य निषेचन होता है ना, ये मादा शरीर के से बाहर होता है। बाहर कैसे होता है? आप ध्यान रखना, बरसात के मौसम में देखते होंगे छोटे छोटे मेंढके बहुत आते हैं। कहां से आते हैं? कोई कंपनी थोड़ी बनाती है उनको। बरसात के मौसम में बरसात का जहां भी पानी इकट्ठा होता है ना, वहां पर क्या मादा मेंढक होता है ना, मादा मेंढक है, वो क्या करती है? अपने अंडाणु छोड़ती है। अंडाणु छोड़ दिए पानी के अंदर। और ऐसे ही एक मेंढका होता है जो क्या करता है? शुक्राणु छोड़ता है। जहां जहां ये अंडाणु और शुक्राणु जहां जहां मिलते हैं ना, वहां क्या तैयार हो जाते हैं? वहां मेंढके तैयार हो जाते हैं और वो मेंढके आते हैं। क्योंकि इनके अंदर कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। इनको पालन पोषण करने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे एक माँ को तो अपने गर्भ के अंदर 9 महीने के लिए बच्चे को पोषण करना पड़ता है, लेकिन इनको तो ये तो बाह्य निषेचन, इनको पालन पोषण करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये बहुत सारे बरसात के मौसम में देखना मेंढके हो जाते हैं। अब देखो ये प्रोसेस होती है क्या? सबसे पहले जो एक कोशिका बनती है उसको क्या कहा जाता है? जाइगोट या युग्मनज। एक कोशिका आगे विभाजित होकर 8 से 16 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और उस संरचना को नाम क्या दिया जाता है? मोरुला संरचना कहा जाता है। क्वेश्चन आता है अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन युग्मनज बनता है ना, जो मिलन निषेचन होता है, उस प्रथम कोशिका को क्या नाम दिया जाता है? जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है। 8 से 16 कोशिका को क्या नाम दिया जाता है? मेरुला। 32 कोशिका को क्या नाम दिया जाता है? ब्लास्टुला। और 32 कोशिका के बाद ये इस प्रकार का क्या बन जाता है? एक भ्रूण बन जाता है। भ्रूण का मां से संबंध किस से होता है? गर्भनाल से होता है। ये देखो ये गर्भनाल है जो इस भ्रूण को मां से क्या करती है? जोड़ती है। और इसी से इसको पोषण मिलता है, इसी से इसको श्वसन मिलता है, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। हाँ, प्लेसेंटा द्वारा या गर्भनाल द्वारा भ्रूण का मां से संबंध प्लेसेंटा बोल दो या गर्भनाल बोल दो, इससे इसका जो होता है वो संबंध होता है। इससे इसको पोषण, श्वसन वगैरह मिलता है। सर्वप्रथम बनने वाला अंग जो भी भ्रूण होता है ना, उस भ्रूण के अंदर सबसे पहले कौन सा अंग बनता है? हृदय बनता है। जन्म के बाद प्रथम दूध, जन्म के बाद बच्चे को प्रथम दूध पिलाया जाता है ना, उस दूध को क्या नाम दिया जाता है? कोलेस्ट्रम। पहला दूध कोलेस्ट्रम होता है। गर्भावधि की बात करें तो सर्वाधिक गर्भावधि हाथी की होती है 600 से 700 दिन, और सबसे कम चूहे की होती है 21 से 24 दिन। ये गर्भावधि है। इसके अलावा अपन बात करें, देखो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो IVF और अस्थायी गर्भ निरोधक क्या होता है? देखो परखनली शिशु नाम सुना होगा आपने, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी नाम दिया जाता है। IVF टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु। प्रक्रिया में देखो निषेचन ट्यूब में, विकास मां के गर्भाशय में। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक इस प्रकार की क्या ली जाती है? ट्यूब ली जाती है। इस प्रकार की क्या ली जाती है? ट्यूब ली जाती है।
किसी जिस महिला का अंडाणु लेना होता है उस महिला के अंडाणु को लेके आते हैं, पुरुष के क्या लेके आते हैं, शुक्राणु को, और लेके आके इसके अंदर दोनों को रखते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, निषेचन। ट्यूब में निषेचन हो गया क्या, निषेचन होने के बाद जो जाइगोट बनता है ना, उसको किसी मां, जिसे क्या कहते हैं, किराए की कोख, क्या कहते हैं, किराए की कोख, किसी महिला की कोख के अंदर इसको स्थापित कर दिया जाता है, और उस महिला की कोख में वो बच्चा क्या होता है, वो भ्रूण क्या होता है, तैयार होता है। विश्व की प्रथम परखनली शिशु की बात करें तो कौन है, लुइस जॉय ब्राउन, ये विश्व की प्रथम परखनली शिशु है। 1978 में डॉक्टर एडवर्ड वे स्ट्रेप्टो ने इसको जन्म दिया था। यानी इसका, इस परखनली शिशु के जो पहला जो बच्चा था ना, इसको किसने निषेचन के रूप में इसको ट्यूब के अंदर विकास किया था इसका, ये डॉक्टर थे एडवर्ड और स्ट्रेप्टो। भारत की प्रथम परखनली शिशु पूछे तो दुर्गा दुर्गा अग्रवाल, जिसे कई नाम आपको कनुप्रिया भी मिल जाएगा, दुर्गा अग्रवाल। हाँ, 1979 में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने इसका क्या किया था, विकास किया था। हाँ, हाँ, किराए की कोख है। अरे वो नहीं है क्या, कौन सी हीरोइन है जो बाहर अमेरिका में है, स्थायी नसबंदी, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा के पीछे एक बेबी हुआ था, वो बेबी इसी परखनली शिशु से ही करवाया था उसने। हाँ, यही होता है, वो फेमस था, आप जल्दी समझ जाओगे इसलिए उदाहरण दिया है। नसबंदी देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो किसी के करवानी है तो आपके काम आएगी। इधर देखो, एक तो पुरुष नसबंदी होती है और दूसरी महिला नसबंदी होती है। पुरुष नसबंदी किसने करवाई थी, इंदिरा गांधी ने करवाई थी। देखो उसका नाम क्या होता है, वेसोक्टोमी। पुरुष नसबंदी का नाम होता है वेसोक्टोमी, महिला नसबंदी का नाम क्या होता है, ट्यूबोक्टोमी। पुरुष नसबंदी के अंदर देखो यहाँ ये वर्षण है क्या, और वर्षण से देखो ये ऊपर नलियां जा रही हैं क्या, इस नलियों को यहां से क्या कर दिया जाता है, हाँ, बांध दिया जाता है या काट दिया जाता है। शुक्रवाहिनी को बांधना ही वेसोक्टोमी और पुरुष की नसबंदी होती है। दूसरी है महिला नसबंदी किस नाम से जानी जाती है, ट्यूबोक्टोमी। इधर देखो अंडाणु बनते हैं क्या, अंडाणु इधर से आते हैं ना फेलोपियन ट्यूब से, इस फेलोपियन ट्यूब को यहां से बांध दिया जाता है, और यही क्या होती है, महिला की नसबंदी, जैसे ट्यूबोक्टोमी कहा जाता है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं इस टॉपिक से। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, उस अंग का क्या नाम है जहां भ्रूण विकसित होता है, क्या नाम होता है, गर्भाशय, भ्रूण विकसित होता है, या फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन, प्रथम मिलन फेलोपियन ट्यूब में होता है। अच्छा, ये एक ही स्लाइड में है क्या। गर्भाशय को इंग्लिश में यूट्रस कहा जाता है। भ्रूण गर्भाशय की एंडोमेट्रियम दीवार से जुड़ता है, गर्भाशय के अंदर दीवार होती है, एंडोमेट्रियम दीवार से जुड़ता है। इसके अंदर देखो फेलोपियन ट्यूब मत कर देना, फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, ये रहा क्वेश्चन, निषेचन कहां होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। यही शुक्राणु और अंडाणु मिलकर युग्मज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था, लुइस प्रथम परखनली शिशु था। भारत की प्रथम परखनली शिशु का नाम है दुर्गा अग्रवाल था। तो ये अपना टॉपिक हुआ कंप्लीट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेना, ये मानव जनन तंत्र। आज के लिए इतना ही। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।